सलाहकार सही होते तो आज क्या कहते हैं, जो किसी और को जो 5 सीटें मिली थी शायद उनको मिल जाती थी। कि चिराग जी मोदी जी के हनुमान है और मोदी जी से उनको बहुत प्रेम है। कंपैरिजन करे बाकी स्टेट के तुलना में तो फिलहाल तो बिहार सबसे सेफ स्टेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पानी अगर एक जगह बहुत लंबा समय तक जम जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े और डेंगू होने की संभावना होती है। चिराग जी की पार्टी भी छोड़ी थी, तभी भी लोगों ने कहा था कि वो पार्टी डेड पार्टी है। फिर भी मैंने ज्वाइन किया। अब मैं जेडीयू में ज्वाइन किया, तभी भी कुछ लोग कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद उनको गवर्नर बनाने की बात सुनी, फिर वो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने जनता दल यूनाइटेड को चुना और बहुत दिनों से मन था। और जेडीयू ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही था कि भाई मैं कुछ आगे बढ़ के काम करूं। ऐसे कोई मतभेद भी नहीं था। अगर मैं पार्टी के अन्य सदस्यों की बात करूं तो सर के आसपास के सलाहकार ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर सलाहकार ठीक होते तो उनको अचानक से केंद्र के मंत्री जब वो थे उनको इस्तीफा नहीं दिलवाते। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा अब पार्टी को छोड़कर जनता दल यू एनडीए के ही पार्ट है, उस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है। मेरे साथ देवजानी मित्रा है। कल एक तस्वीर आई और बहुत चौंकाने वाली तस्वीर है कि भाई देवजानी मित्रा एक पार्टी को छोड़कर जो एनडीए में ही है उनको छोड़कर दूसरे पार्टी जनता दल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो एक चौंकाने वाली तस्वीर थी, इसके पीछे की क्या कहानी रही? कोई कहानी नहीं था। मैंने तो अपनी पूर्व के पार्टी में मैंने उस वक्त तक साथ दिया जब पार्टी के बहुत अच्छे हमारे पूर्व के पार्टी में जितने भी अच्छे प्रवक्ता थे, सबने मीडिया में कुछ बोलने के लिए जब पीछे हट गए थे, मैं तभी भी खड़े होके पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ मैंने दिया। और तब तक दिया जब तक कि लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद उनको गवर्नर बनाने की बात सुनी, फिर वो नहीं हुआ। फिर अभी विधानसभा चुनाव तक का भी कुछ दिनों पहले तक भी मैंने साथ दिया। लेकिन आप साथ किनका देते हो अगर लीडर्स अपने से कुछ डिसीजन लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी में हमारे मंत्री जी और प्रिंस जी बहुत ही सज्जन लोग हैं। मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही पारिवारिक संबंध उनसे रहा है और हमेशा रहेगा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पानी अगर एक जगह बहुत लंबा समय तक जम जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े और डेंगू होने की संभावना होती है। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तो यहाँ पे आई थी, पॉलिटिक्स तो ज्वाइन मैंने किया था कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए। जब वही नहीं हो पा रहा था तो मैंने डिसीजन लिया कि जिनके नेतृत्व के बिना पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो उनके साथ अगर मैं काम करूं और उनके नीतियों पे अगर मैं चलूं और बिहार के जनता के साथ एक चीज़ों को मैं उनके जो भी प्लानिंग आगे का डेवलपमेंट बिहार की जो बात हमेशा ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर अगर मैं जाऊं तो मुझे लगता है मैं अपने आप के साथ जस्टिफाई करूंगी। इसीलिए मैंने जनता दल यूनाइटेड को चुना और बहुत दिनों से मन था कि मुझे मौका मिले ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ काम करने को। और लगता है कि जन्माष्टमी के दिन ये आशा पूर्ण हो। शुभ दिन जन्माष्टमी का चुना आपने। अब क्या है, चूंकि अब तक आप ज्वाइन किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आपको ज्वाइन करवाया, आगे क्या है, कोई बातचीत हुई कि भाई ये पोस्ट मुझे चाहिए? देखिए, क्या कहते हैं, कभी कभी कोई चीज़ मांगना नहीं चाहिए। और कल जैसे कि आपने देखा होगा, उमेश जी ने खुद ही कहा था कि उनको उचित सम्मान मिलेगा। तो मैं कुछ अभी तो कल ही ज्वाइन हुआ है, तो 1-2 दिन, हफ्ता, एक दिन रुक जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि मेरे मुताबिक मैं जिस काम के लिए लोग मुझे जानते हैं वो पद मुझे ज़रूर मिलेगा। बाकी काम करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं जनता की सेवा के लिए हूँ और जेडीयू ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही था कि भाई मैं कुछ आगे बढ़ के काम करूँ। और उसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ताकि मैं और मुखर होके चीज़ों को जनताओं के सामने में रख पाऊँ। एक सवाल ये भी था, जो कि जब पशुपति कुमार पारस की पार्टी टूट रही थी लगातार, तो कहा जाता था कि ये उनके बुरे दिन हैं इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब कमबैक वो भी दिख रही है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो गई, प्रिंस राज भी गए थे, चर्चा कई तरह की है कि कोई राज्यपाल बनाने की बात करा, कोई कह रहा है कि प्रिंस जी बिहार में मंत्री बनेंगे। तो इस बात को लेकर अफसोस तो नहीं हुआ कि भाई वो पार्टी अब फिर से एनडीए मजबूत स्थिति में आ रही है? देखिए, कोई अफसोस नहीं है। मैंने जब चिराग जी की पार्टी भी छोड़ी थी, तभी भी लोगों ने कहा था कि वो पार्टी डेड पार्टी है। फिर भी मैंने ज्वाइन किया। अब मैं जेडीयू में ज्वाइन किया, तभी भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो लोगों के कहने पर मैं नहीं चलती हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी एकदम एनडीए के साथ रहें और उनकी जो एक भाल बने, जो एक
अंदर से जो अच्छे इंसान है वो जन जन तक पहुंचे। इज अ वेरी गुड पर्सन, दिल से बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कभी किसी का सम्मान नहीं करते, सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। तो बिल्कुल उनके साथ मेरी हमेशा से ही मैं चाहूंगी कि सर खूब आगे बढ़े और हम लोग क्योंकि वो एनडीए में वो भी हैं, और अमित शाह जी हो या बाकी लोगों के साथ जो उनकी मुलाकात है, तस्वीरें देख के बहुत अच्छी लगी। जब मैं रिजाइन की थी उससे पहले से ही मुझे पता था कि ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं, बट फिर भी मैंने रिजाइन किया क्योंकि ये मेरी इच्छा थी और कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कोई ऐसे कोई मतभेद भी नहीं था। अगर मैं पार्टी के अन्य सदस्यों की बात करूं तो सर के आसपास के सलाहकार ठीक नहीं है। सलाहकार सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर सलाहकार ठीक होते तो उनको अचानक से केंद्र के मंत्री जब वो थे उनको इस्तीफा नहीं दिलवाते। लोकसभा चुनाव से पहले उनको लोग सलाह देते कि आपको मिलके चीजों को समझाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर इतने अच्छे, इतने सच्चे हैं कि उनके सलाहकार सही नहीं है। सलाहकार सही होते तो आज क्या कहते हैं, जो किसी और को जो 5 सीटें मिली थी शायद उनको मिल जाती। बट ठीक है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो फिर से उभर के आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा सर अगर एनडीए के साथ रह के लड़ेंगे तो। एनडीए के अंदर आप चिराग पासवान की पार्टी में भी रही, आप पशुपति कुमार पारस की पार्टी में रही, अब जनता दल यू में आ गई है। सवाल एनडीए के अंदर एक और है कि भाई एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान एकदम आमने सामने है, लग रहा है कि अब तब रिश्ता टूट जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चिराग जी के ये अपने संबंध है और कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको पूरा अधिकार है कि अपने बातों को सामने रखने का। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चिराग जी मोदी जी के हनुमान है और मोदी जी से उनको बहुत प्रेम है और मोदी जी पे उनको बहुत विश्वास करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर नोकझोंक भी होती है तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा से पता है कि घर के बड़ों को लेके कैसे चलना चाहिए और मोदी जी से वो इतना मानते हैं। और हम लोगों ने देखा था जिस ढंग से हाजीपुर में आके मोदी जी ने उनके लिए बात की थी, वो सब तो झूठ नहीं है और ना ही चिराग जी का प्रेम मोदी जी के लिए झूठ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव राजनीति का एक बेसिक चीज है। तो उसको लेके लोगों को ये सोचने की कतई जरूरत नहीं है कि भाई एनडीए में कोई टूट है या चिराग जी बीजेपी के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि एलजेपीआर के प्रवक्ता से अगर आप ये सवाल करेंगे तो वो ज्यादा बेटर इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन ये दिख रहा था ना कि भाई जो रामायण में राम और हनुमान का रिश्ता था, राम का हर एक फैसला हनुमान के लिए आशीर्वाद और एक आदेश समान था। यहाँ राजनीति में जो राम हनुमान है वो परिभाषा बिल्कुल अलग दिखता है। नहीं, देखिए वो देखने के लिए तो आपको वो तो इंडिविजुअल के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कौन क्या देखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं तो ऐसे कहीं से कोई भी कलह नहीं है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ हैं और नीतीश जी के साथ भी चिराग जी के संबंध अच्छे हैं और दोनों के तरफ से माने बहुत अच्छे संबंध है। और क्योंकि वो भी एक घटक दल है, हम लोग भी एक बहुत ही मेजर घटक दल हैं और जेडीयू और चिराग जी ये दोनों मिलके ही समझिए कि बिहार का इस बार लोकसभा चुनाव में एकदम अमेजिंग काम करके दिखाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये सब जो सोच है या लोग जो इस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत विरोध होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगा तो आपको तो बोलना पड़ेगा और बोलेंगे किससे? घर के जो मेन मुखिया हैं उनसे ही बोलेंगे। तो क्योंकि देश के सबसे बड़े मुखिया जो है वो हमारे ऑनरेबल पीएम है, तो उनके प्रति अगर चिराग जी का कुछ ऐसे बात है तो डेफिनेटली उस चीज को वो सामने रख रहे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि भाई वो एनडीए के खिलाफ है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि महिला है और महिलाओं के पीड़ा दर्द को आप बखूबी समझती है। पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उसकी खूब निंदा की गई, आज भी की जाती है। सत्ता और विपक्ष के भी कई नेताओं ने कहा है कि जो हुआ गलत हुआ। बिहार में भी लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जो बिहार में सुशासन की सरकार है, दरअसल सुशासन नहीं है, परिभाषा बिल्कुल बदल गया है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत। अगर ऐसी बात है तो जो लोग ये बोल रहे हैं उनको बोलिए 15 दिन के लिए बंगाल जाके रह के आए, तब उनको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। 15 दिन नहीं रह सकता लोग बंगाल में। अभी तो जो सिचुएशन है आज, जैसे पूरा ममता जी का जो कार्यालय है नौबान जहाँ से वो बैठ के काम करते हैं, अभी तो पूरे समझिए कि बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए जस्टिस फॉर आरजी घर को लेकर। तो आप समझिए जहाँ पे महिलाएं हाथ में तलवार ले लें, मुझे तो लगता है कि बिहार कई मायने में सुरक्षित है। एटलीस्ट हम लोग को रोज इस टाइप से बात करके या हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तक महिलाओं को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मान रहे हैं कि अभी भी कुछ गाँव में कुछ जगह में ऐसे गंदी हरकतें हो रही हैं एंड आई एम श्योर कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बाकी स्टेट के तुलना में तो
फिलहाल तो बिहार सबसे सेफ स्टेट महिलाओं के लिए हम तो यही कहेंगे, क्योंकि सुशासन बाबू का टैग अपने जिनको दिया है वो ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, पोस्टर बॉय ऑफ डेवलपमेंट बिहार की अगर मैं किसी की बात करूं तो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ही है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई हालत बहुत खराब है बिहार की, तो मैं उनको एक ही बार रिक्वेस्ट करूंगी, इस वक्त जो चीज अभी चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष अभी जस्टिस फॉर आरजीकर मांग रहे हैं, तो आप कुछ दिन जाके, ज्यादा दिन नहीं 10-15 दिन जाके आप बंगाल में बिता के आइए, तब आपको समझ में आएगा कि सही ढंग से तरीके से अपनी आवाज मुखर करके आप कम से कम बिहार में बोल पा रहे हैं। अब बंगाल में तो बोल भी नहीं पाएंगे ममता जी के खिलाफ। यहाँ पे हर वो नेता जो आज बड़े बड़े मंत्री पद में गए, सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ बोले, लेकिन आप उनकी महानता देखिए, उन्होंने कभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने हमेशा उस चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच माना है। और उनकी महानता देखिए कि वो चुपचाप से मोदी जी का साथ दे के उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बना देते, उसका भी वो क्रेडिट नहीं लेते। तो यही डिफरेंस है। और वहीं पे देखिए एक बंगाल के मुख्यमंत्री जो खुद ही एक महिला है, वो लोगों को उल्टा थ्रेट करती है पब्लिकली कि मैं सुनामी हूँ, तो मैं बहुत बड़ा तूफान हूँ, आप मेरे साथ पंगा नहीं लो। आपने कभी आज तक नीतीश जी को देखा है ऐसे बोलते हुए? कभी नहीं। उल्टा आधी आबादी उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्हीं के वजह से आधी आबादी का जो एक सेल्फ इमेज बना है, जो घर से निकल के काम कर रही है, पूरा 100% क्रेडिट गोज टू द सीएम ऑफ बिहार। चलिए, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे बिहार के सुशासन बाबू की सरकार पर, उन्हें हफ्ता 10 दिन जो है बंगाल में रहकर महसूस करना चाहिए कि बिहार और बंगाल में कितना फर्क है। चर्चा की शुरुआत जेडीयू ज्वाइन करने को लेकर, चूंकि पहले पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उससे पहले चिराग पासवान की पार्टी में थी। वजह क्या रही, विस्तार से इन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आज भी संबंध अच्छे हैं, कल भी संबंध अच्छे रहेंगे, पशुपति कुमार पारस हो या फिर प्रिंस राज हो। कुछ समस्याएं थी, जो सलाहकार थे वो सही नहीं थे, जिसके कारण पार्टी की आज स्थिति जो है वो कमजोर हुई है। तो इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा उनके सलाहकार थे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।